साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पुष्यमित्र सूंग के बारे में बात करी थी कि पुष्यमित्र सूंग कौन था और पुष्यमित्र सूंग के बाद कौन कौन से शासक प्रमुख रूप से मगध साम्राज्य पर आए। देखिए, पुष्यमित्र सूंग की समाप्ति के बाद उसका बेटा मैंने बताया था कि अग्निमित्र आता है, फिर वज्रमित्र, फिर देव, ठीक है, देव क्या के मैं इस प्रकार से, फिर नागभद्र, फिर उसके बाद ठीक है देवभूति, फिर वासुदेव के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद सिमुख, फिर कौन आता है, फिर सुशर्मन कंडव वंश से संबंधित होता है वासुदेव, ठीक है। वासुदेव के द्वारा जो उस समय देवभूति की हत्या कर दी जाती है, जो सूंग वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद जो शासक आता है वो वासुदेव आता है, कंडव वंश की स्थापना करता है। उसका जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है सुशर्मा या सुशर्मन। उसकी हत्या सिमुख के द्वारा कर दी जाती है। अब सिमुख कौन था? सिमुख सातवाहन वंश का एक शासक था जिसके द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। चलिए, सातवाहन वंश की बात करें तो इसका जो शासनकाल है, ठीक है, शासनकाल सातवाहन वंश का शासनकाल 30 बीसी से शुरू होता है। कितना? 30 बीसी से शुरू होता है और 250 एडी पर ख़त्म होता है। यानी 30 ईसा पूर्व पे शुरू होता है और 250 ईस्वी पर यह ख़त्म होता है। संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक का नाम था सिमुख। सिमुख इस वंश का संस्थापक होता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी होती है इनकी प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक है। प्रतिष्ठान या पैठन इनकी राजधानी होती है। अब ये प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है वर्तमान में? देखिए, इसकी बात करें तो प्रतिष्ठान ये वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच वाले क्षेत्र को ही प्रतिष्ठान या पैठन कहते थे। किसको? कृष्णा एवं गोदावरी। कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के दोआब क्षेत्र को ही, यानी बीच वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठान या पैठन के नाम से जाना जाता था। साम्राज्य की बात करें तो इनका साम्राज्य कहाँ तक था? देखिए, इनका जो साम्राज्य था वो महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश दो राज्यों में फैला हुआ था। इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। दो राज्यों में इसका साम्राज्य फैला होने के कारण इसलिए इसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश को अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम तो इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। इसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, संस्थापक मैंने बता दिया कि इस वंश का संस्थापक कौन था। इसका नाम था सिमुख। लेकिन इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक आता है उसका नाम होता है सातकर्णी प्रथम। कौन होता है? सातकर्णी प्रथम, ठीक है, सातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं कि अब तक के शासकों में, जो इन दोनों शासकों में जो आता है, जैसे कि पहला सिमुख होता है, दूसरा सातकर्णी प्रथम होता है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है साम्राज्य का विस्तार इसी के शासनकाल में होता है। इसलिए इसे शक्तिशाली शासक कहते हैं। देखिए, इसने
2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाए। इसके कार्यों को देख लेते हैं, कार्य क्या करे थे। 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध एवं 1 राजसूय यज्ञ करवाया। इसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ उस समय साम्राज्य विस्तार को लेकर के किया जाता था, जबकि राजसूय यज्ञ अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों, ठीक है, ब्राह्मणों वैसे लिखी जाएगी, ठीक है, लिखिए ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान देने की परंपरा को शुरू किया, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, देखिए इसकी जानकारी मिलती है हमें नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख ही आपके वर्तमान महाराष्ट्र में है। यहीं से महाराष्ट्र से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, इस अभिलेख का नाम दिया था नानाघाट अभिलेख। और ये किसने लिखा था, ये गौतमी सातकर्णी की पत्नी जिसका नाम था रानी नागनिका। तो रानी नागनिका ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था नानाघाट अभिलेख। याद रखना, रानी नागनिका कौन थी, रानी नागनिका। तो रानी नागनिका ने एक अभिलेख लिखवाया था नानाघाट अभिलेख, और इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 1 राजसूय यज्ञ करवाया, और ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू करी थी। इनको दान देना शुरू किया था, ब्राह्मणों को, बौद्धों को। वैसे तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्धों को भी संरक्षण देते थे। इन्होंने अपने दरबार में बौद्धों को भी संरक्षण दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला शासक, उसका नाम है हॉल। कौन था, हॉल। अगला शासक हॉल आता है। अब इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बात करें कि इनकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए पहली बात, इसने प्राकृत भाषा में, ठीक है, इसने यानी हॉल ने, इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, कौन सा, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना करी, सप्तशती की रचना की। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है, इसमें इसकी ही प्रेम कथाओं की जानकारी मिलती है। किसकी, हॉल की प्रेम कथाओं की जानकारी मिलती है। हॉल की प्रेम कथाएं, प्रेम कथा, इसी की जानकारी मिलती है। इसने खुद की अपने जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी, अपनी प्रेम कहानी पर आधारित होकर के एक पुस्तक लिखी, और उसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है इसकी प्रेम कहानी की। और उस पुस्तक को हम कहते हैं गाथा सप्तशती, जो प्राकृत भाषा, प्राकृत मतलब जन सामान्य की भाषा, उस समय की जन सामान्य की भाषा जो आम लोगों में प्रचलित थी, ऐसी भाषा जैसे आज भी है। आज वर्तमान में हमारे आम लोगों के बीच में एक भाषा का प्रचलन है जिसे हम हिंदी कहते हैं। आप कहीं भी जाइए, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक इंग्लिश ऐसा माध्यम है जो भाषा का एक माध्यम है, मतलब जिससे हम बातें कर सकते हैं आसानी से। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो अधिकतर क्षेत्रों में, अधिकतर क्या 90% क्षेत्रों में भाषा चलती है हिंदी, और हिंदी को ही बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को रखना भी चाहिए। तो इसलिए हिंदी क्या है, हमारे एक यहाँ का भाषा का एक स्रोत है, एक माध्यम है, और इसके आधार पर ही हम आसानी से बात करते हैं,
एक दूसरे की बातों को समझते हैं तो हिंदी। इसी प्रकार से उस समय मगध साम्राज्य में जो भाषा चल रही थी वो प्राकृत थी, जन सामान्य की भाषा इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए। इसी के शासनकाल में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था गुणाढ्य। गुणाढ्य 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 ने बृहत कथा कोश की रचना करी। कोश ग्रंथ की रचना की किसने? गुणाढ्य ने। और इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था सुशरवन। ठीक है, सॉरी, सर्ववर्मन। सर्ववर्मन द्वारा काततंत्र की रचना की गई। काततंत्र की रचना की गई थी। किसके द्वारा? सर्ववर्मन के द्वारा। और किसमें? भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में जिस पुस्तक की रचना की गई थी उसका नाम था काततंत्र। ठीक है, तो काततंत्र किसने लिखी थी? सर्ववर्मन में संस्कृत भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक जिसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी शासक, इस शासक का नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले इनका शासनकाल कितना रहा? शासनकाल 106 एडी से 130 एडी 106 एडी से 130 एडी यह इनका शासनकाल रहा। ठीक है, सबसे महान व सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इसका नाम क्या था? इसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया। देखिए इमेज में दिख रहा है ना, ये है नहपान, शक शासक है। इसने, ये जो शासक थे, इन्होंने शक शासक नहपान को पराजित किया। इन्होंने शक शासक नहपान को पराजित किया। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र अभिलेख या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है नासिक अभिलेखों में। ठीक है, चलिए ये इसके बारे में महत्वपूर्ण था। अब जानते हैं कि इस वंश से संबंधित और अन्य बातें कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक व्यवस्था शुरू करी थी जो ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान देने की व्यवस्था थी।
आगे चल करके यह व्यवस्था एक नाम से कहलाई जिसका नाम था सामंती। सामंती। तो सामंती व्यवस्था का प्रचलन ठीक है किसने किया था? सातवाहन वंशों ने किया। इन्होंने शीशे, ठीक है, चांदी एवं कांसे के सिक्के चलाए। इन्होंने शीशे, मुख्य तौर पर शीशे कौमा चांदी कौमा कांसे कौमा कांसे के सिक्के चलाए। मुख्य तौर पर इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। अब यहाँ से क्वेश्चन यह आएगा कि प्राचीन काल के वह कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए? तो याद रखना वो सातवाहन वंश के शासक थे जिन्होंने शीशे के ही सिक्के चलाए थे। ठीक है, याद रखना। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज मात्र सत्तात्मक था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। राजा के समय समाज पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, राजा के चुनने के समय, राजा के चुनाव के समय, राजा के चुनाव के समय समाज पितृ सत्तात्मक था। लेकिन यहाँ पर देखिए राजा चुना जाता था तो उस समय समाज पितृ सत्तात्मक हो जाता था, लेकिन समाज में माताओं का स्थान सर्वोपरि था, क्योंकि सातवाहन शासक वो पहले शासक थे प्राचीन काल के। ठीक है, प्राचीन इतिहास में वो पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माताओं का नाम लगाना शुरू किया। आप देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, बल श्री सातकर्णी, ये सब सातकर्णी आएंगे, लेकिन उनके नाम से पहले उनकी माताओं का नाम का उल्लेख अवश्य मिलता है, याद रखना। चलिए कला की बात करें तो इन्होंने देखिए इनके काल में कुछ कला का प्रचलन हुआ। कला, तो कला इनमें काले एवं चैत्य है। कारले चैत्य, ठीक है, बर्तनों का कारले चैत्य कला का प्रचलन हुआ। कारले चैत्य कला का प्रचलन हुआ। इनके काल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसका? ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि, जो अभिलेख शिलालेख लिखे गए थे उन पे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। इसी के साथ साथ इन्होंने अमरावती कला का विकास किया। अमरावती कला दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं जो मंदिर वगैरह बनते हैं, अमरावती कला, अमरावती कला का इन्होंने प्रचलन किया। और ये ऐसे शासक थे जिनकी मुद्राओं पर नाव के चित्र भी अंकित थे, याद रखना। तो नाव के चित्र, और देखिए इन्होंने पोटीन के सिक्के भी चलाए थे। किसके? पोटीन के, उसको भी ध्यान रखना, पोटीन के। इन्होंने पोटीन के भी सिक्के चलाए थे, इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। हम लॉन्ग क्लास भी डालते हैं तो आप लोग बहुत ही कम देखते हो, तो क्लासों को हम छोटी रखेंगे अभी फ़िलहाल। ठीक है, चलिए तो चलिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।